हम डिराइव करने वाले हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हम डिराइव करने वाले हैं। अब सोचो अगर तुम्हें मैं 5 डेरिवेशन कराऊं, 5 में से एक भी आ गई, यानी सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं तुम्हें 30 मिनट पढ़ा के 5 नंबर का दे दूं, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है ना। क्या बी से लेके जब लाइट डी पे पहुंची उसके बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां बना था पहली बार, क्या फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट बना तो क्या लाइट ए से लेके सी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ये वेव फ्रंट बना। ऑप्टिक्स में तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से मान के चलो कि 100% है, एक डेरिवेशन तो आएगी आएगी। क्या हालचाल, मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए क्या ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 12th। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पे दे चुका हूं जिसमें मैंने बुक 1 पूरा कराया था। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक भाई, तुम्हें नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक जादुई चीज है, ये भी है देखो। अगर नहीं मिला तो देखो ये वाली वीडियो थी, इसके अंदर मैंने बुक 1, ये कौन सी है, बुक 1 फिजिक्स की, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, उसकी सारी डेरिवेशन यहाँ पे करा दी है 2 घंटे 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूं, यहां पर तुम्हें सारे नोट्स मिल ही जाते हैं भाई, जिसको नोट्स चाहिए वो यहां पे आ जाना। ठीक है, ये देखो ये टेलीग्राम पे आ जाना, यहां सारे नोट्स मिल ही जाते हैं डेरिवेशंस वगैरह के, जो भी एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें होती हैं जो जरूरत की, मैं साइड हो जाता है स्कैन कर लेना। और आज हम करने वाले हैं कौन सी, बुक 2 यानी ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से मान के चलो कि 100% है, एक डेरिवेशन तो आएगी आएगी। अब सोचो अगर तुम्हें मैं 5 डेरिवेशन कराऊं, 5 में से एक भी आ गई, यानी सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं तुम्हें 30 मिनट पढ़ा के 5 नंबर का दे दूं या आध 1 घंटा पढ़ा के 5 नंबर दे दूं, कितनी बड़ी बात है बस। तो ऑप्टिक्स की डेरिवेशन तो करनी है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स की डेरिवेशन करना, बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं। और ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा फायदा बताता हूं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, देखो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, तो रे की बात करूं, रे में सुध आती है, आजकल वेव ऑप्टिक्स में से भी आती है। क्यों आती है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का बहुत सारा पार्ट कट गया है, पता है ना तुम्हें, तुम्हारा डिफ्रैक्शन और तुम्हारा पोलराइजेशन, बहुत सारा पार्ट कट गया है ना। इवन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी डेरिवेशन कट चुकी है, सिर्फ उसका फाइनल फॉर्मूला है ना वो यूज होता है, उसके अंदर डेरिवेशन बची है बहुत छोटी छोटी सी। हाइगन्स बाबा की वो है ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली, सिर्फ वो बची है, तो देखो चांसेस बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियर में सिर्फ एक एटम की, एक वो तुम्हारी वेलोसिटी निकालना है nth ऑर्बिट पे है ना, या तुम्हारी रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी निकालना, सिर्फ एक वो डेरिवेशन है। सेमीकंडक्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है ना। नो डाउट कुछ बच्चे मेरे से हमेशा बोलते हैं सर इतने सारे तो न्यूमेरिकल आते भी नहीं है जितने टीचर बोलते हैं करने के लिए, 100 कर लो, 200 कर लो। रियलिटी है भाई, जब तू न्यूमेरिकल करता है ना, न्यूमेरिकल करने से तेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, तेरी थ्योरी और ज्यादा मजबूत होती है। जो तुम्हारे छोटे छोटे 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तुम्हें लगता होगा न्यूमेरिकल के पार्ट नहीं, पर न्यूमेरिकल करने वाला बच्चा उन्हें बहुत ईजिली कर पाता है। ठीक है, सिमिलरली डेरिवेशन के साथ है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर सेकंड पार्ट, देखो मैं मतलब सीरियसली बताओ, थोड़ा सा भाई वो सीरीज के चलते चैनल बिजी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यह था कि सर आप प्लीज थोड़ा ऐसे टाइम पे कराना, सो दैट हमें फिर याद करने में आसानी रहे। ठीक है, और इसलिए मैं इस डेरिवेशन वीडियो को अब दे रहा हूं तुम्हें, है ना। अब तक तुमने फर्स्ट वाली बुक की सारी कर ली, उसमें 1-2 बच्चे के कमेंट मैंने देखे थे, वो कह रहे थे सर डेरिवेशन तो इतनी आती भी नहीं जितने आपने करा दिया। अरे भाई अगर 2 घंटे में, ये 2 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे, इस 2 घंटे में से तेरी एक डेरिवेशन भी आ गई, मान ले एक भी आ गई, तो सोच तेरा वसूल ना 2 घंटे पढ़ना। साल का लगा तो कितना पढ़ता है फिजिक्स, क्या तेरे उतने नंबर का आता है, लेकिन इस 2 घंटे में से गारंटी आता ही आता है, ये पक्का है। इन दोनों वीडियोस में तुम्हारा गारंटी, तुम्हारी डेरिवेशन आनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसी बात पे, बिना बातों के। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई पहली डेरिवेशन। तो पहली डेरिवेशन तुम्हारी आती है भाई साहब कौन सी, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी ले लो, है ना। मिरर फॉर्मूला आती है सबसे पहले भाई, कौन सी, मिरर फॉर्मूला क्या है पहले लिख देते हैं, क्या क्या डिराइव करना है। मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हम डिराइव करने वाले हैं ना, ये डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पता ही तो मैं लास्ट डेरिवेशन में सब लिखवा चुका हूं, थ्योरी पूरी लिखवा चुका हूं, फिर भी मैं लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है ना, पर मैं बता रहा हूं मैं थ्योरी पूरी लिखवा चुका हूं। आई होप कि तुम लोग अब थ्योरी लिखना सीख गए होगे, है ना। देखो मैं एक बात हमेशा पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, तुम लोग अगर चीजें रटोगे तो तुम सिर्फ एक काम कर पाओगे, लेकिन जब चीजें समझ लेते हो तो उसके जैसे सिमिलर जो भी काम आते हैं वो सारे तुम इजीली कर पाते हो। जिन बच्चों ने वो डेरिवेशन रट ली, अब उनके लिए फिर से नई डेरिवेशन नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों ने डेरिवेशन रटी नहीं है, जो समझ के करते हैं, उनके लिए बाकी डेरिवेशन और बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के लिए टू डिराइव मिरर फॉर्मूला, थोड़ी गाथा लिख देते हैं भाई, मिरर फॉर्मूला, है ना। लेट्स ड्रॉ अ रे डायग्राम। सबसे पहला रे डायग्राम, आधी दिक्कत खत्म जिनको रे डायग्राम आता है ना। चलो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं भाई। ये रहा तुम्हारा कॉनकेव मिरर, एक ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर का कोई भी केस ले लो भाई, तुम्हारी श्रद्धा, इच्छा, कामना, लालसा, आकांक्षा, जो भी तुम चाहते हो ना, इसका कोई भी एक केस ले लो। यहां मान लो फोकस है,
यहां मान लो खरबेचर है और यहां ले लो अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां ले लो अपना ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां लेते हो तो लाइट गई पैरेलल, ये लगे भैया, क्या ये लाइट जाएगी फोकस से, ये गई, ठीक है। अगली लाइट ले लो भाई, कौन सी है, कर्वेचर वाली ले लो, ये कर्वेचर वाली लाइट रे, क्या कर्वेचर वाली लाइट रे भाई साहब, कर्वेचर से ही वापस जाना चाहेगी, हाँ भाई साहब बिल्कुल यही होगा, कर्वेचर वाली लाइट रे वापस यहीं से जाना चाहिए, हाँ यही होगा। तो इमेज कहां बन गई तुम्हारी, इमेज बन गई बेटा यहां, ये रही तुम्हारी इमेज। अब इसको मैंने बोल दिया ए बी, तो इसका उल्टा ये ए डैश लिख दो, ये बी डैश लिख दो, ठीक। देख लो भाई साहब, तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बताई थी, जिन जो नहीं मुझसे पढ़े उन्हें बताता हूं, कॉनकेव मिरर रियलिटी में एकदम ऐसे सीधा सा होता है, बहुत हल्का सा होता है, कर्व देख के पता भी नहीं चलता, इतना हल्का सा कर्व होता है ना। चलो तो भाई ये लगभग सीधी लाइन होती है ना, ये लगभग सीधी लाइन होती है, इसको नाम देते हैं ओ औ, इसको दे दे पी है, और किसको दे ओ पी, और किसको, और किसी की जरूरत नहीं है। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं ना, जल्दी जल्दी ना, ठीक है। क्या भैया देख लो, सबसे पहले लिखो क्या क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या क्या है ना, ए ओ तुम्हारा है यूजिंग रे डायग्राम, है ना, रे डायग्राम को यूज करके भाई लिख डालो सारी चीजें, है सारी चीजें लिख डालो। देखो सबसे पहले देखो ए ओ तुम्हारा क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाँ ना बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैं बोल रहा हूं भाई साहब यू, इसको क्या मैं बोल रहा हूं यू, सबसे पहले देख लो, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं ओ एफ, क्या है फोकल लेंथ, ये सारी चीजें मेंशन कर देना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को मैं मेंशन कर रहा हूं एफ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ए डैश ओ, ए डैश ओ तुम्हारा है इमेज डिस्टेंस, है भाई साहब इमेज डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूं भाई क्या वी, देखो वी एफ ओ, और कुछ लिखना है नहीं लिखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना मैं दो ट्राइंगल उठा रहा हूं ना, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी हो गया, इधर पहले ए डैश बी डैश, ये बी डैश है ना, बी डैश, ए डैश बी डैश और सी ले लो भाई, ए डैश बी डैश और सी। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या ये एंगल 90, क्या ये भी एंगल 90, क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट, इनको कुछ नाम दे दो, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं इस वाले डायग्राम में, क्या मैं देख के बता सकता हूं एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश ईच 90, पहली चीज, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बोल सकता हूं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक बात बताओ, दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाए, क्या बाय सिमिलर, क्या बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी होगी, तुमने पढ़ा होगा क्लास 10 कक्षा 10वीं के अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बताओ बेटा बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए भाई, बोलो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, देख लो भाई, ठीक है। यानी मैं अगले पेज पे क्या लिख सकता हूं, अगले पेज पे मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी, क्या यही है, देख लो भाई, ए डैश बी डैश और सी, ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी, ये लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, कैसे भाई, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है ना, ठीक है, इसे बोलते हैं भाई सीपीएसटी, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकता हूं ए सी और ए डैश सी, हाँ ना बोलो, ए सी और ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी, यहां ब्रैकेट में लिख देना बाय सीपीसीटी, ठीक भाई साहब। चलो सिमिलरली अब इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिमिलरली ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखो यहां पे पीओएफ, पीओएफ ध्यान से देखना, सिमिलरली ट्राइंगल पीओएफ सिमिलर होगा क्या, यहां पहले पी लिया है मतलब पहले हेड लिया है ना, एक काम करो ओपीएफ लो, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है ध्यान रखना, ओपीएफ लो, ओपीएफ, तुमने ट्राइंगल कौन सा लिया है ओपीएफ, तो पहले यहां ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, बता देता हूं इसे लिख लेना, कैसे लिखोगे, देखो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट, अगर तुम लिखना चाहते हो तो इसे लिख लेना भाई, तुम्हारी श्रद्धा है वो तो, ठीक है भाई, देख लो क्लियर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, देख लो भाई, क्या मैं बोल सकता हूं फिर से साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्या मैं फिर से बोल सकता हूं साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्या बोल सकता हूं ओपी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओएफ अपॉन ए डैश एफ, देख लो भाई क्लियर, देखो। अब एक बात बताओ यहां देख के जा, क्या ये ए बी इस ओपी के इक्वल है, यहां के लिख लेना, यहां के लिख लेना, ऑल्सो वी नो OP इक्वल्स टू AB, है ना, तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू OF अपॉन A डैश F, क्या लिख सकता हूं, देख लो भाई, है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, क्या देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, बाय इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड
क्या मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ? देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? देखो 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 देखो, ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो अब जरा सबकी वैल्यूज लिखो। ए सी क्या है, ध्यान से देखो, ए सी ये है, ये मेन टास्क है ना, ये है ए सी। क्या इस एओ में से सीओ माइनस कर दूं? सोच के बताओ, एओ में से सीओ माइनस कर दूं? लिख भी देता हूं चलो तुम्हारे लिए। क्या मैं एओ में से सीओ माइनस कर दूं? एसी आ जाएगा। इधर आओ, अगला क्या पूछा है, ए डैश सी। ए डैश सी इतना पार्ट है सिर्फ, देखो ये सीओ में से सीओ में से ये ए डैश ओ माइनस कर दूं? सीओ में से ए डैश ओ माइनस कर दूं? सीओ में से ए डैश ओ माइनस कर दूं? ओ एफ क्या है? ओ एफ, ओ एफ क्या? ओ एफ डायरेक्ट फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये देखो इतना इतना पार्ट है ए डैश एफ। क्या ए डैश ओ में से ओ एफ माइनस कर दूं? ए डैश ओ में से ओ एफ माइनस कर दूं? अब इनकी वैल्यूज लिखनी हो तुम्हें और कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले देखो एओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यू। सीओ क्या है? सीओ, सीओ, सीओ क्या? सीओ डबल ऑफ फोकल लेंथ है, 2f। सीओ क्या फिर से 2f। ए डैश ओ क्या है? ए डैश ओ, 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 ये रहा ए डैश ओ। क्या इमेज डिस्टेंस है? देख लो इमेज डिस्टेंस v। एफ ऐसी रहने दो, ए डैश ओ फिर से v माइनस ओ एफ क्या है? f। देख लो भाई, अब इन दोनों को बस सोल्व करना है। 1 2 3, अच्छा ये लिख लिया, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो। चलो ये था तुम्हारा u माइनस 2f। देखो ये डेरिवेशन में मुझे टाइम लग रहा है, तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं तो क्योंकि भाई तुम्हें समझाने की ट्राई कर रहा हूं, पूरा अच्छे से समझा के कर रहा हूं, है ना। f अपॉन v माइनस v, ठीक है। इसे इधर मल्टीप्लाई में तो u माइनस 2f मल्टीप्लाई v माइनस f इक्वल्स टू f 2f माइनस v। करे सॉल्व, चलो u इंटू वी, यू वी माइनस 2fv, ठीक है, माइनस uf प्लस का 2f स्क्वायर, ये हो गया 2f स्क्वायर माइनस का vf। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। चलो भैया आगे देखते हैं। uv ऐसी रहने दो, माइनस uv क्या, uv ऐसी रहने दो, और क्या कर सकते हैं, uv ये vf है ना, इसको उधर ले जाओ, माइनस uf ऐसी रहने दो। ये 2fv इधर प्लस में आ गया, 2fv माइनस का vf ऑलरेडी था। क्या ये बचा सिर्फ vf, सिर्फ vf बचा है ना। ये uv माइनस uf, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई uvf से कर दो, क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई uvf से, यहां भी कर दो uvf, लिखना ये तुम लोग लिखना, डिवाइड द इक्वेशन बाय uvf, uvf uvf। अब देखना क्या मिलेगा, vf से vf कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। देखो क्या बचा, 1 अपॉन f, ये 1 अपॉन f बचा, 1 अपॉन f, ये माइनस 1 अपॉन v, 1 अपॉन u, ठीक है। ये माइनस का v इधर ले जाओ प्लस में, क्या 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u? हाँ ना बोलो, ये थी तुम्हारी डेरिवेशन। नोट करो, 1 2 3 एंड गो कर दूं, गो कर दूं, जल्दी बताओ, गो कर दूं। चलो अगला 1 2 3 एंड गो। चलो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन निकालना है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस भाई, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस भाई साहब। चलो ठीक है, निकाल देते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लो, चलो है ना, मैं ये वाली सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट रख दो भाई कहीं भी, ये रहा ऑब्जेक्ट, लाइट रे गई, यहां नॉर्मल बना दूं, देख लो यहां नॉर्मल बना दूं। क्या ये एंगल आई, क्या लाइट रे रिफ्लेक्ट होके क्या यहां चलेगी, मान लो ये एंगल आर, ये एंगल आर, हाँ ना बोलो। क्या रियलिटी में इमेज यहां बन गई भाई, देख लो इमेज यहां बन गई, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, यहां बनी। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सोचो कोई भी सर्कल होता है ना, और अगर तुम यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करो तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है। क्या ये नॉर्मल 90 डिग्री है सरफेस के, 90 डिग्री क्या सेंटर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ना बोलो। ये था पार्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट्स ड्रॉ अ स्फेरिकल सरफेस of refractive index n and keep an object some distance away
in front of it, in front of it. Now to derive the relation, पहले देखो इनके नाम रख दो भाई सबके, इस नाम को दे दो, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो P, ठीक है, इसको नाम दे दो Q, ठीक है, यहां पे एक लाइन बना दो 90 डिग्री पे। ये कर्व बहुत कम कर्व होता है, बताया था ना अभी, तो ये रियलिटी में P ही पॉइंट है, ये भी है ना, इसको लिख देता हूं P ही पॉइंट, समझ गए ना, दोनों सेम ही पॉइंट एक्चुअल में P यही होता है, ये याद रखना, हमारे यहां ऐसा ही होता है, क्योंकि हम पैराएक्सियल रेज पढ़ते हैं। पैराएक्सियल रेज क्या होती है भाई साहब, इतने छोटे एंगल पे इस पूरा ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत छोटे पे, वरना स्फेरिकल एब्रेशन हो जाती है, बहुत सारी लाइन एक्चुअल में जहां हम सोचते हैं कि फोकस पे जाती है रियलिटी में नहीं जाती, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो हम पूरा चैप्टर पैराएक्सियल रेज पे पढ़ते हैं। पैराएक्सियल रेज का मतलब तुम्हें पता ही है भाई, इसको ले लो अल्फा एंगल को, ठीक है, इसका ले लो बीटा, इसको ले लो भाई साहब गामा, तीन अलग अलग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, लिख लिया भाई साहब, मैं साइड होता हूं, लिखो भाई, जितना मैंने अभी तक बताया उतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब जल्दी से, चलो भाई साहब अब देखो इसके आगे करते हैं, अब वैल्यूज लिखना स्टार्ट करो, है ना, चलो ये 90 डिग्री पे ध्यान रखना, ये 90 डिग्री पे भाई साहब, चलो ठीक है, लिखते हैं भाई। सब लोग मुझे बताओ एक बार ध्यान से देख के, क्या तुम लोग एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो जानते होगे, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल आई इन दोनों की इक्वल है? ये ट्राइंगल इमेजिन करो, कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला, सर उससे बनाते हैं हाइलाइटर है ना, ये वाला ट्राइंगल इमेजिन करो, देखो ये वाला, देखो ध्यान से, क्या एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है? क्या अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा एंगल आई? ठीक है, लिख देते हैं भाई अगले पेज पे, एंगल आई अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो भाई साहब और देखते हैं, एक और ट्राइंगल देखो तुम लोग, बनाएंगे इस कलर से, ये वाला ट्राइंगल देखो, क्या बीटा एक्सटीरियर है? तो बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा, बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा, क्या यहां से तुम आर निकाल सकते हो? फिर से क्या यहां से तुम आर निकाल सकते हो? आर की वैल्यू होगी बीटा माइनस गामा, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, है ना। अब तुम्हें सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ ना बोलो, फॉर पैराएक्सियल रेज, साइड में लिखना, फॉर पैराएक्सियल रेज, क्या तुम्हें पता है अप्रोक्सीमेटली के अकॉर्डिंग साइन आई इक्वल्स टू आई और साइन आर इक्वल्स टू आर, हाँ ना बोलो, ये पता है अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, चलो तो n इक्वल्स टू आई अपॉन आर, n इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा, आर की वैल्यू क्या भाई साहब, बीटा माइनस गामा, इधर ले जाओ भाई, तो ये हुआ n बीटा, हाँ भाई n बाहर ही रहने दो, चलो बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा, थर्ड इक्वेशन मान लो इसे। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, जो हम अगले पेज पर करेंगे भाई। 1 2 3 एंड नोट करो जल्दी, 1 2 3 एंड गो। चलो डायग्राम पे वापस आओ, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या किया, क्योंकि अल्फा मुझे सिर्फ इस लाइन से मतलब है और इससे मतलब है, यानी बेस और परपेंडिकुलर से मतलब है, तो दिमाग लगा, अप्रोच ऐसी लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला है जिससे मुझे परपेंडिकुलर बेस मिल जाए, टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा परपेंडिकुलर क्यूपी अपॉन बेस ओपी, हाँ भाई साहब, टेन अल्फा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री लिखना, टेन अल्फा, क्या मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर क्यूपी अपॉन बेस ओपी, है ना। अब मुझे पता है टेन अल्फा, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं, फॉर पैराएक्सियल रेज, तो क्या टेन अल्फा अल्फा की इक्वल है, तो यहां से एक चीज मिली, ठीक है। अब आ जाओ टेन बीटा, टेन बीटा परपेंडिकुलर क्यूपी अपॉन पीसी, क्यूपी अपॉन पीसी, फिर से वही बीटा के इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट यूज करेंगे। फिर टेन गामा, गामा परपेंडिकुलर क्यूपी बेस पीआई, क्यूपी अपॉन पीआई गामा। अब यहां लिखोगे यूजिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, है ना। थर्ड इक्वेशन पुट कर दो तीनों की वैल्यूज, थर्ड इक्वेशन कहां है, कहां गई भाई थर्ड इक्वेशन, ये रही, एन बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा, यही है ना। चलो भाई एन ऐसी रहना, तो बीटा की वैल्यू क्या है, क्यूपी अपॉन पीसी,
गामा की वैल्यू क्या है, क्यूपी अपॉन पी आई। अल्फा की वैल्यू क्या है, क्यूपी अपॉन ओपी। बीटा की वैल्यू क्या है, क्यूपी अपॉन पीसी। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, सबके पास क्यूपी है, यहां क्यूपी कॉमन आया, यहां क्यूपी कॉमन आया, क्यूपी से क्यूपी काट गया। चलो भाई क्या बचा, एन 1 अपॉन पीसी। जरा पीसी देखें है क्या, पीसी पीसी, क्या पीसी तुम्हारा कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या यही डिस्टेंस है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसे। हाँ भाई साहब, ठीक है, यानी पीसी तुम्हारा आर हो गया। चलो आर लिख देते हैं, माइनस पी आई क्या है, ये तो 1 बचा, पी आई क्या है, पी आई पी आई पी आई पी आई, क्या पी आई तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है वी, ठीक है लिख दो। क्यूपी बाहर हो गया, 1 अपॉन ओपी क्या है, ओपी भाई ओपी, ओपी है ओपी। क्या ये इधर की तरफ है, ये डिस्टेंस अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो ये डिस्टेंस नेगेटिव। ओपी की वैल्यू हम यू ले लेते हैं भाई, ओपी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, यू, ठीक है। तो ओपी की जगह क्या है, माइनस यू, क्यूपी की यहां 1 है, पीसी की जगह क्या है, पीसी 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 पीसी, फिर से आर। चलो भाई आर, ठीक भाई साहब। चलो मल्टीप्लाई कर दो, एन अपॉन आर माइनस एन अपॉन वी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू, यही है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या मैं 1 अपॉन आर उधर ले जाऊं, तो एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, ये एन अपॉन वी प्लस में आ गया, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। आर एलशियम ले लो, तो एक फॉर्मूला तो ये बना, एन माइनस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एक तो फॉर्मूला ये बना, यहां पे लिख देना एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक तो ये बना। लेकिन जिन बच्चों ने मेरा बैच अटेंड किया, मैंने उन्हें एक बात बताई होगी, जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी बता देता हूं। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको ना। इसका फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1, याद है। तो अगर तुम इस n की जगह n2 अपॉन n1 पुट कर दोगे तो फाइनल फॉर्मूला ये बनता है n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, फाइनल फॉर्मूला ये बनता है। ये भी सही है, यहां पे n2 जहां लाइट पहुंची, अपनी उसमें लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख लेना, जहां लाइट फाइनली पहुंची, फाइनली गई, ठीक है। और n1 मतलब जहां से लाइट आई, ये याद रखना, ये तरीका होता है याद रखने का, जहां से लाइट आई, ठीक बेटा, ध्यान रखोगे। चलो मैं 1 2 3 कर देता हूं, 1 2 3, अच्छा पूरा स्टार्टिंग से 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, है ये वाला अच्छे से कर लो जल्दी, फिर 1 2 3 गो तीसरा वाला करेंगे, एंड 1 2 3 एंड गो, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, अगली डेरिवेशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब, बहुत ही धमाकेदार डेरिवेशन, जिसका नाम है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर, मैं पल दो पल का साथी हूं, पल दो पल मेरी ये क्लासें हैं, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी ये क्लासें हैं। फिर 2 रो आएगा तुम लोगों के लिए, मैंने तुम बता दी ना तुम लोगों के लिए एक, अभी तुम YouTube पे पढ़ ही रहे हो, जो बच्चे YouTube पे जो बैचेज में नहीं उनके लिए, और जो बैचेज में उनके लिए भी जनवरी में भी एक चीज आने वाली है, बताएंगे बाद में। क्या करें सर, ऐसा मत किया करो, है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम बनेंगे लोहार, लेंस मेकर फॉर्मूला हम बना देंगे, लेंस मेकर, हम क्या लेंस बना देंगे, सॉरी लेंस मेकर मतलब बना देंगे, हम लेंस बनाने की तरीके सीख रहे हैं, ठीक है। टू मेक अ लेंस, टू मेक अ लेंस फॉर्मूला, we have a convex lens of radius of curvature R1 and R2, ठीक है, placed an object in front of it and draw a ray diagram, draw a ray diagram to find a relation, ठीक है। चलो एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, लेंस सेम ही है ना, ये अलग अलग क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से R1 ले लो, येलो वाले की मैं R1 बोल रहा हूं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो, रेडियस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, मानते हो,
और ग्रीन वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी। मानते हो टेढ़ा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। देख लो भाई, मान लो कि ऑब्जेक्ट रखो है यहां, ये गई लाइट रे भाई। अब एक बात सोचो, अगर ग्रीन वाली सरफेस ना होती, क्या लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट चली जाती, लाइट चली गई भाई। अगर ग्रीन सरफेस ना होती क्या यह होता, बताओ पहले मुझे। अगर ग्रीन सरफेस ना होती तो क्या यह होता, यह। अगर ग्रीन सरफेस ना होती तो क्या यह होता। मानते हो तुम? मानते हो नहीं मानते? तुम मानते तो नहीं होगे, पर ठीक है मनवा देंगे हम तुमसे। अगर ग्रीन सरफेस ना होती तो क्या ऐसा होता? हाँ ना बोलो, ऐसा होता। इसको मैं आई डैश बोल रहा हूं, बता दूंगा क्यों। अगर ग्रीन सरफेस ना होती तो कैसा होता? अरे भाई आ जाओ। पर अब ग्रीन सरफेस है, कौन कह रहा नहीं है, ग्रीन सरफेस है। जब ग्रीन सरफेस है तो क्या जैसी लाइट यहां पहुंचेगी, क्या ग्रीन सरफेस भी अपना किरदार निभाएगी और ये भी लाइट को कुछ रिफ्लेक्ट करेगी? पुचक, क्या करे पुचक। इसने फाइनल इमेज यहां बना दी, फाइनल इमेज यहां बना दी, पहले देख लो जरा। ठीक भाई ठीक भाई ठीक भाई, देख लो क्लियर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ले लो, इस सेंटर को ले लो तुम P, ठीक है P ले लो भाई, ठीक है P ले लो। कुछ और देखना हो तो देख लो भाई, आई डैश और आई ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से करना, बहुत आसान डेरिवेशन है, मजेदार है, बस आसान है ना। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग करेंगे ना, ठीक है। यहां से लाइट रे गई, ये ना होती तो लाइट रे, अगर ये ना होती ये वाली कर सरफेस तो लाइट वहां जाती, समझ रहे हो। यानी अगर तुम सिर्फ सरफेस 1 की बात करो, फॉर सरफेस 1 हेडिंग डालो 1 2 3 एंड गो। फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 एक बात बताओ, अगर तुम फॉर्मूला लगा देते हो, क्या n-1 अपॉन r इक्वल्स टू n-1, ये लगाओ, n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। इससे सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत आसान। यहां पर ये क्या है, एयर, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, ठीक है, और ये ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n ले लो, n ले लो भाई, कोई दिक्कत है, ठीक है। n2 क्या होता है, जहां से लाइट गई, जहां लाइट गई, n1 क्या होता है, जहां से लाइट आई, ठीक है। तो इस केस में n2 की जगह आ गया n, n1 की जगह आ गया 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या R1? हाँ ना बोलो, क्या R1 है, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो हमका बता ही देना भैया, R1 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। n2 की वैल्यू फिर से n, v कितना, पहली सरफेस के लिए इमेज क्या है, क्या पहली सरफेस के लिए इमेज वो है pi डैश, सॉरी बहुत ध्यान से देखना, माइनस n1 की जगह आ गया 1, u ऑब्जेक्ट ओपी। अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा, ओपी की वैल्यू रखूं तब बात अलग होगी, मैं वैल्यू नहीं रख रहा, ध्यान देखना है ना। चलो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, मान लो इसे ना। अब आ जाओ फॉर ऑब्जेक्ट 2, ये है मेन मुद्दा जो है, फॉर सरफेस 2 भाई साहब। चलो सेम फॉर्मूला, n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ठीक है। चलो भाई लिखते हैं n2। अब मुझे बताओ सरफेस 2 के लिए n2 क्या है, क्या अब लाइट फाइनली हवा में जा रही है, तो n2 इस बार एयर है, और n2 एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इस बार n2 की जगह क्या आएगा 1, ये था मेन, n2 की जगह। और n1 क्या, कहां से लाइट जा रही है, कांच से, ग्लास से, तो क्या n, ये था मस्त भाई। R1 की जगह क्या होगा R2, क्या सेकंड सरफेस की रेडियस R2 है, देख लो भाई, साइड हो रहे हैं बेटा, देख लो मजा आ रहा है। ये थी मेन डेरिवेशन भाई, ये बच्चे गलत कर देते हैं, और हमका कतई भी अच्छा नहीं लगता भाई, ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बच्चे गलत करते हैं। देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी मुझे बता दो भाई, जल्दी बता दो भाई साहब, कल कौन है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। n2 अच्छा जरूरी नहीं तुम 1 भी रखो, इसकी जगह ना भी रखो तो भी चलेगा, पर 1 रख रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें हैं। n2 क्या है, n2 फिर से हवा, v कितना है, इमेज क्या है, इमेज इस सरफेस के लिए इमेज pi, ठीक है भाई लिख दो pi, माइनस n1 क्या है n, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई, इस सरफेस के लिए। अब यही है मेन मुद्दा, इस इमेज ने पीछे बढ़ा के देखा, कुछ दिखाई नहीं, यानी इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2, ये बना भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। तुमने वर्चुअल और वो पढ़ा है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी भाई, ठीक है।
और ये क्या तुम्हारा पी आई डैश। ये था मस्त मेन कॉन्सेप्ट, ये था भाई बस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, देखो कितना बढ़िया मिलेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तुम ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, सेम ये चीज नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगी। ठीक है, यहां पे बच्चा तुम्हारा n माइनस वन अपॉन आर वन, ऐड करना है प्लस 1 माइनस एन अपॉन आर टू। ठीक है, इक्वल्स टू ये प्लस में 1 अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन ओपी। क्या फाइनल इमेज यही है? क्या फाइनल ऑब्जेक्ट यही है? हाँ, देख लो चाहे ओपी ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में अगर मैं इस वाली इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, क्या ये भी n माइनस वन की तरह बन जाएगी? देखो n माइनस वन तो था ही अपॉन आर वन, अगर मैं माइनस बाहर ले लूं यहां, तो क्या ये भी n माइनस वन बन गई अपॉन आर टू। क्या कॉमन लेना आसान हो जाएगा? हाँ ना बोलो। दोनों से n माइनस वन कॉमन ले लूं, क्या यहां बचा 1 अपॉन आर वन, यहां बचा 1 अपॉन आर टू। हाँ ना बोलो। क्या यहां हो गया 1 अपॉन एफ, क्या 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, मेरा लेंस फॉर्मूला, ये डायरेक्ट 1 अपॉन एफ हो गया क्लास। ये रहा भैया, ये रही तुम्हारी रिलेशन। अगर कभी n की जगह मान लो ऑब्जेक्ट पानी में डाल दिया हवा की जगह, तो यहां पे n2, ध्यान रखना इस n की जगह n2 अपॉन n1 लिख सकते हो तुम कभी भी, ये याद रखना। ये रहा तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला। मजा आया भाई साहब? अब इसके क्वेश्चन जब आते हैं एक चीज ध्यान रखना, जब R1 की वैल्यू लिखोगे, R1 इधर था तो R1 तो तुमने पॉजिटिव ले लिया, लेकिन जब तुम R2 लिखोगे, क्या R2 इधर है और R2 नेगेटिव होगा जब भी क्वेश्चन करोगे। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ही तुम्हें मैंने एडवांस बता दी भाई। मजा आया? मजा आया भाई? सब जल्दी बोलो। आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो तीनों पेज इसी दिखाता हूं। 1 2 3, यहां से स्टार्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही था। चलो भाई आ जाता हूं, आगे आ जाओ भाई साहब। 1 2 3 स्टार्ट। चलो अगला, अब आता रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू, डेरिवेशन ही करा रहा हूं भाई, ये मत सोचना टॉपिक पढ़ाने लग गए से, टेंशन मत लो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो इसमें जो मेन डेरिवेशन आती है वो मिनिमम डेविएशन की आती है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वो आती है मिनिमम डेविएशन की, पर मिनिमम डेविएशन की तुम्हें सब तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक तुम्हें प्रिज्म ना पता हो भाई साहब। ये रहा प्रिज्म, ये रहा प्रिज्म तुम्हारा, है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ए। ठीक है, मान लो लाइट यहां से आई, ये बना देना, लाइट यहां से ये बना देना। ठीक है भाई, लाइट यहां चलेगी, ये हो गया ई, ये होता है आई, ये है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2। ठीक है, टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन पहले करते हैं। टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर प्रिज्म, फॉर प्रिज्म। अब एक बात सोचो, लाइट को जाना कहां से था भाई? यहां जाना था, लाइट गई कहां से? क्या यही है एंगल ऑफ प्रिज्म? हाँ ना बोलिएगा भाई, ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये पूरा आई है तो क्या ये भी पूरा आई होता? ये R1 है तो क्या ये I माइनस R1, ये वाला पार्ट ये होता है I माइनस R1। सेम ये वाला पार्ट E माइनस R2। ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान से ना, दोबारा 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 सोचो। लाइट को यहां जाना था, लाइट गई यहां से। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूरा आई है तो क्या ये भी पूरा आई है ना, है। ये R1 तो क्या ये I माइनस R1, ये वाला पार्ट सिर्फ, ये I माइनस R1। सेम ये E माइनस R2, ये बात ध्यान रखना बस, E माइनस R2। देख लो, क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा आया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अरे ब्रैकेट में लिए तो साइन अंदर की चेंज हो गया। अब एक चीज और ध्यान से, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, या फिर इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए, इसके एंगल ए और ये मिला के इसको मान लो n। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें पढ़ा होगा, मैथ्स में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो एंगल ए या a प्लस n इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, है ना।
तो क्या तुम ध्यान से को R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस N भी क्या 180 डिग्री होगा ऑन कंपेयरिंग N 180 क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? देख लो, क्या A इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2, इसे पुट कर दो यहां, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आता है तुम्हारा I प्लस E माइनस ए, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। लेकिन ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से समझाई। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने फिर भी करा दी भाई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पर मैंने फिर भी करा दी, क्योंकि मिनिमम डेविएशन जानने के लिए हमें डेविएशन पता होना चाहिए, इसलिए करानी पड़ी। बेसिकली जो हमारे में आती है वो आती है मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए, पर मिनिमम डेविएशन तुम तब तक नहीं फाइंड कर पाओगे जब तक तुम्हें ये ना पता हो, जब तक तुम्हें डेविएशन ना पता हो। चलो अब आ जाओ फॉर मिनिमम डेविएशन, ये है मेन पार्ट, फॉर मिनिमम डेविएशन। दोबारा से क्या करना, तुम प्रिज्म ड्रॉ करना, मैंने तो ऑलरेडी कर दिया। मिनिमम डेविएशन के लिए याद रखना हमेशा I इक्वल्स टू E होता है और R1 प्लस R2 होता है, R1 इक्वल्स टू R2 होता है, याद रखोगे है ना? ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन जब भी होगा याद रखना एंगल, जितने एंगल से लाइट अंदर एंटर करेगी इंसिडेंट, उतनी एंगल से लाइट बाहर निकलती, तो R1 और R2 भी इक्वल होता है ना? सो क्या एंगल A था R1 प्लस R2? हाँ ना बोलो। क्या एंगल A हो गया R प्लस R? हाँ ना बोलो। तो क्या एंगल A इक्वल्स हो गया 2R? तो क्या R की वैल्यू आ गई A/2? सोचो। सेम, क्या डेविएशन मिनिमम लिख दो यहाँ पे, क्या फॉर्मूला ये था I प्लस E माइनस A, क्या ये I डेविएशन के दोनों इक्वल है? I प्लस I, 2I कर दूं माइनस A, हाँ ना बोलो। क्या I और I इक्वल है? तो I और E इक्वल है तो दोनों को I लिख दूं ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, ये आया 2I माइनस A, क्या माइनस A प्लस में ले जाऊं? यहां दो डेरिवेशन होगी और 2 डिवाइड में लाऊं, क्या ये I की वैल्यू है? I की वैल्यू ये और R की वैल्यू ये है ना? क्या मैं बाय स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्या मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, यही होता है? तो क्या n की वैल्यू आई साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तुमने इसकी डेरिवेशन भी करनी, ठीक है? देख लो भाई, मिनिमम डेविएशन के लिए प्रिज्म की साइड हो जाता हूं, 1 2 3 एंड गो नहीं कर रहा, लिख लो भाई आराम से। चलो भाई साहब, अब देख लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, नॉर्मल विजन क्या होता है ना। नॉर्मल विजन सुन, देख लो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखते हैं ना, क्या कह रहे हो सर पढ़ाई दे रहे हो है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखते हैं, लेट्स से मैं इस पेन को देख रहा हूं ना, ये रहा ये पेन, इसको मैंने बोल दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको मैं किसी एंगल पे देख रहा हूं, मेरी आंख का ये एंगल बन रहा है, ठीक है? ये एंगल बन रहा है, इसको मैं बोल देता हूं थीटा ओ। तो मैं इसे सबसे अच्छा कहां देख पाऊंगा? दूर रख दूंगा तो छोटा दिखेगा, पास ज्यादा रखूंगा तो आई स्ट्रेन हो जाएगी, आई थकावट में आ जाएगी ना, दिक्कत होगी आपको। तो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है डी डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर दूर। इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया डी, डिस्टिंक्ट डिवीजन बोल दिया ना। ये सबसे बेस्ट डिस्टेंस और एंगल है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, है ना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। यानी विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, तो वो, तो मैं बोल सकता हूं क्या मैं थीटा ओ इक्वल्स टू एच ओ अपॉन डी, है ना। ये एंगल मेड बाय आई है, ये एंगल मेड बाय आई है ऑब्जेक्ट के लिए विदाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इस एंगल पे मैं देख पा रहा हूं। हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन लीनियर वाला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल वाला, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आज पढ़ेंगे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो भाई, ये नॉर्मल विजन था जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा। अब मान लो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अब मैं देख रहा हूं किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल वो माइक्रोस्कोप होता है, बस ऐसे ऐसे देख रहा हूं। मैंने इसे देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे मैं इसे देख रहा हूं तो अब जो मेरी आंख इमेज पे एंगल बना रही है, इसको मैं थीटा आई ले लूंगा। चलो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं भाई साहब। सिंपल माइक्रोस्कोप टू सी nearby objects to see nearby very small objects with higher magnification, with higher magnification। इस काम आता है ना, with higher magnification, ठीक है। देखो, अब बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं होता, एक लेंस होता है बस। मुझे खुद से बताओ, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है,
कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तुम इधर से देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं कि इमेज बड़ी भी बने और सीधी भी बने? क्या ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दे? क्या इमेज यहां पे बन जाएगी? हाँ ना बोलो। लाइट गई, यहां फोकस ले लो, यहां लाइट चलेगी पैरेलल, लाइट चलेगी ये रे, ठीक है, लाइट सेंटर से ऐसे चलेगी, ये दोनों पीछे तो कभी मिलेंगे नहीं, तो यहां मिल जाती है ना। ये कौन से पढ़ा था? ये बन गई इमेज, ये बन गई भाई इमेज, ठीक है, ये बन गई भाई साहब इमेज। यही होता था, याद आया? यही पढ़ा होगा सबने ना। अब मेरी आंखें इमेज के साथ ये वाला एंगल बना रही है ना, ये एंगल, लेट्स से ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल बना रही है भाई, ये वाला एंगल, इसको मैंने बोल दिया थीटा आई। अब v तो बहुत दूर हो सकता है, वो मुझे पता भी नहीं कितना, लेकिन मुझे एक बात पता, थीटा आई दोनों के लिए सेम नहीं बन रहा, इसके लिए और इसके लिए, तो मैंने ये वाला, कि इसको u डिस्टेंस बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। क्या ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है फिर से? हाँ, बात सही है। इस बार मैं थीटा आई कितना लिख सकता हूं? एंगल मेड बाय इमेज, ध्यान रखना, एंगल मेड एट आई बाय इमेज। इमेज जो एंगल बना रही है, ये एंगल दोनों के लिए सेम है, तो मैं कोई से भी निकाल दूं। क्या मैं लिख सकता हूं एच ओ अपॉन यू? अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है थीटा का? अरे बेसिकली होता टेन थीटा ही है। क्या होता है? टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर पैरा एक्सियल रेस। पढ़ाया था, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, बस कर लेते हैं पैरा एक्सियल रेस। अरे बेसिकली टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहीं से आया है फॉर्मूला। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है तुम्हारा एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो थीटा आई कितना है तुम्हारा? एच ओ अपॉन यू। और थीटा ओ क्या है? ये थीटा ओ, ध्यान रखना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा वहां भी, एच ओ अपॉन डी। क्या तुम देख रहे हो एच होने से एच ओ कट गया, क्या डी ऊपर चला गया, डी अपॉन यू। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया बेसिकली, एम डी अपॉन यू। अभी तुम्हारी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अब यहां पे दो केस आते हैं। एक आता है रिलैक्स्ड आई, जब आंख सुकून में देखती है। सुकून में हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब वो बहुत दूर होता है, इन्फिनिटी पर। लेकिन हम हायर मैग्निफिकेशन देखना चाहते हैं, कि ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं, तो हम उसे कहां रखेंगे? सोचो, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं, कहां रखेंगे? वो किसी तरह अगर उसकी इमेज डी दूरी पर बन जाए, वापस से मजा आ जाए। अरे डी डिस्टेंस पे सबसे आसानी, सबसे ज्यादा बड़ी इमेज बनती है ना हमारे लिए। सोचो हमने ऑब्जेक्ट को इधर उधर कहीं भी करके इमेज भी डी पर बना दी, वो होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो यहां दो पार्ट आते हैं, पहला आता है मैक्सिमम, दोनों को ही कर रहा हूं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा सोचो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के टाइम पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूं इमेज भी डी पर बन जाए? हाँ ना बोलो। क्या इमेज आंखों के सामने बन रही, जिधर यू है, क्या माइनस डी ले लूं? ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? ऑब्जेक्ट कहां रखा हो भाई साहब? अरे वहीं जहां था ऑब्जेक्ट, तो यू पे ही रखा है भाई साहब, बताइए। देख लो ऑब्जेक्ट को तो मैं यू ले रहा हूं, पहले देख लो, साइड में हो जाते हैं, पीछे का पेज देख लो भाई, नोट कर लो ये, फिर 1 2 3 करके आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 करके आगे बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। लिख लिया? देख लो, देखो देखो देखो, ठीक है, चलो भाई। u की वैल्यू भी, u की वैल्यू रखनी तो माइनस यू रख देना। चलो फोकल लेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, यही फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन एफ ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन वी कितना हुआ? माइनस का डी, ये प्लस का हो जाएगा ना 1 अपॉन यू, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस हो गया, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपॉन यू। अगर यहां किसी तरह डी अपॉन यू मिल जाए तो बात बन जाए मेरी। तो क्या मैं पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई डी से कर दूं? तो देखो क्या बना, डी अपॉन एफ, डी अपॉन माइनस का डी प्लस डी अपॉन यू। डी अपॉन यू पता है मैग्निफिकेशन होता है, ये माइनस का उधर ले गया, ये 1 बचा ना, इधर आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या, यही मैग्निफिकेशन है? हाँ ना बोलो। ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, देख लो भाई, ठीक है। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन का एक और नाम है, क्या? मिनिमम मैग्निफिकेशन, दूसरा पार्ट मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसी को हम क्या भी बोलते हैं भाई? इसी को भी हम कौन सा केस बोलते हैं? रिलैक्स्ड आई का केस। कौन सा? रिलैक्स्ड आई, आई सुकून में, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई कब? जब इमेज कहां बनती है भाई साहब? v इक्वल्स हो गया इन्फिनिटी, बाकी सब वैसे ही है। फॉर्मूला लगाओ, काम करो, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ ऐसे रहने दो, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस के प्लस में हो गया, ये हो गया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो भाई डी की, वही करते हैं हम, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो डी की, यहां भी देखो, ये बना डी अपॉन एफ, ये बना डी अपॉन यू। क्या यही मैग्निफिकेशन है? तो इस बार मैग्निफिकेशन कितना आया? डी अपॉन एफ। ये है मिनिमम मैग्निफिकेशन, जब हमारी आंखें रिलैक्स होती है, मिनिमम मैग्निफिकेशन ये रहा, ये फॉर्मूला। क्लियर हो गया?
ये था तुम्हारा क्या, मैंने तुम बताया दो केस, दो वो करा दी। चलो ठीक है, देख लो पहले, देख लो भाई साहब, जल्दी 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 देख लो, जल्दी देखो। था सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती बताता हूं, पहले देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसका वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डायग्राम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक छोटा, ठीक है, एक बड़ा। छोटे लेंस के आगे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखना, मान लो ये फोकस है इसका, ये 1 1, पहले देखो। अच्छा ये पीछे वाला नोट कर लिया, 1 2 3 को, 1 2 3 को ये वाला नोट कर लो भाई। मैं गलती से कभी भूल जाऊं भाई तो हमें माफ कर देना भाई सब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसे इस तरह से रखना है कि ऑब्जेक्ट तुम यहां रख रहे हो, इमेज कहां बनेगी, क्या बियॉन्ड 2F बनेगी, हाँ ना बोलो, क्या यही होगा, पहले ही सब लोग ही बताओ, ये तो बेसिक चीज है। अब मैं यहां से ना 2F वो हटा दे रहा हूं, है ना, इनकी जरूरत नहीं है ना, समझ गए, इनकी जरूरत नहीं भाई, है ना, इसे हटा देता हूं, ठीक है। यानी तुमने ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा, रे बनाओ, गई पैरेलल, फोकस से जाएगी, ये गई है ना, गई सेंटर से सीधी चली जाएगी ना, यहां बन गई इमेज, यहां बन गई इमेज, ठीक है। ये इमेज कुछ इस तरह से बनी, इसको क्या बोल देंगे, इसको हमने बोल दिया वीओ। क्यों बोला बताऊंगा, वीओ। देयर आर two lens in compound microscope object placed just near to a lens named objective, ठीक है, named objective, and lens near eye is eyepiece, ठीक है। अब ये इमेज है व्यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू, ये इमेज डिस्टेंस हो गया वीओ, सही बात है। अब ये इमेज कुछ ऐसे बनी कि जो बड़ा वाला दूसरा लेंस है, जो बड़ा वाला दूसरा लेंस है, ये इमेज इसके फोकल लेंथ की उसमें आई, यहां इसकी मान लो फोकल लेंथ है, लेट्स से यहां फोकल लेंथ है, ठीक है। कुछ ऐसे आई, ये इमेज कुछ इस तरह से बनी, ये इमेज कुछ इस तरह से बनी कि कहां गई, इसकी फोकल लेंथ के बीच में, ये एफ ई लिख दो, इसको इसे ओ लिख दो, ओ लिख दो, ये ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, ये आईपीस की फोकल लेंथ, ठीक है। अब रे डायग्राम वापस बनाओ भाई, लाइट गई इससे पैरेलल, लाइट कहां से जाएगी, फोकल लेंथ से, सही बात, लाइट सेंटर सीधा चलेगी, ये दोनों लाइटें तो कभी मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ा देते हैं, क्या इमेज बड़ी होगी, देख लो भाई, ये फाइनल इमेज है, क्या ये मैं बोल सकता हूं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, हाँ ना बोलो, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, हाँ ना बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस है ना, देख लो भाई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस है ना। ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना बड़ा होता है, तो इसे लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, वीओ प्लस यूई, किसे बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। कभी क्वेश्चन में पूछ लेंथ ऑफ ट्यूब, वीओ प्लस यूई, ये ध्यान रखना है, देख लो भाई क्लियर। अब तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें ये वाली डेरिवेशन कराई मैंने, कौन सी, ये वाली सेम डेरिवेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, सेम एग्जैक्टली सेम, बस यहां पे हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां दो लेंस है, तुम ध्यान से देखोगे तो एक लेंस ने मैग्नीफाइड किया ऑब्जेक्ट को, इसने मल्टीपल टाइम्स कर दिया, यही तो होता है। तो बेसिकली यहां फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑलरेडी तुम ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्निफिकेशन निकाल चुके, तो यहां पे दो केस डायरेक्ट करते हैं, क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन, जिसको हम रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं,
इसमें डायरेक्ट करते हैं, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी क्योंकि तुम ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप में कर चुके हो, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? देखो एमओ क्या होगा, एमओ बेसिकली इसका मैग्निफिकेशन। ये तो सिंपल लेंस है, इसमें तो ऑब्जेक्ट सिंपल बन रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं, याद करो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या, वी अपॉन यू, बस वी ओ अपॉन यू लिख देना, ओ लिख देना, पे वी अपॉन यू होता था। आईपीस का मैग्निफिकेशन जब मैक्सिमम होता है, बताओ तुम देखो ध्यान से, ये जो आईपीस है, यहां तुम्हारी आंख है ना, ये आईपीस है, क्या बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप में ये उल्टा, बस सिंपल माइक्रोस्कोप बस उल्टा, देखो यही हुआ था सिंपल माइक्रोस्कोप में, यही हुआ था, देखो यही तो हुआ था, बस उल्टा सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सेम जो इसका मैक्सिमम था 1 प्लस डी अपॉन एफ, लिख दोगे डायरेक्ट 1 प्लस डी अपॉन एफ, खत्म 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 हो गया। इधर आ जाओ, सेम फिर से वही वी अपॉन यू, इसका क्या था मिनिमम का, डी अपॉन एफ, खत्म। यही है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप सबको क्लियर हो गया हो भाई, मजा आ गया, जल्दी बताओ। देख लो भाई साहब टेलीस्कोप और देख लो बस। अच्छा उसके ये लाइट की खत्म हो जाएंगे, टेलीस्कोप और देखो, चलो भाई सही लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है। टेलीस्कोप पे आ जाओ। तो वैसे तो टेलीस्कोप बेटा अलग अलग टाइप के, पर हमारे सिलेबस में डेरिवेशन जो है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की है। अदरवाइज टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग भी है, रिफ्लेक्टिंग भी है। और रिफ्रैक्टिंग में चलो भाई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप करने वाले में ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसे बोलते हैं, है ना। तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है, जैसे तुमने देखा यहां तुम्हारा आई पीस ऑब्जेक्टिव छोटा था, है ना, यहां तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सन प्लैनेट्स बहुत दूर है, तो वहां से लाइट रेस को ज्यादा लेने की अमाउंट में लेने के लिए, जैसे कि अच्छा दिखे इमेज, इस बार ऑब्जेक्टिव बड़ा रखते हैं, ठीक है। चलो भाई ये बहुत मस्त है ना, किस काम आता है, यूज्ड टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट वेरी फार डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। देख लो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब एक बात सोचो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं ना, देखो नॉर्मली अगर लाइट रे सीधी आती है तो वो फोकस से जाती है ना, यही होता है। लेकिन लाइट रे थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे भेजो तो वो पहले निकल जाती है, ये होता है ना। लाइट रे मान लो सीधी आई, ये कहां चली जाती, थोड़ा पहले ही चली जाती है ना, ये थोड़ा सा पहले ही चली जाती है। सिमिलरली अरे यार तुम भी भाई, सीधी बोल लेनी पड़ेगी भाई अपने को, है ना। ये नहीं लेंगे भाई, हम हाथ से बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे चलिए ना, ये दोनों लाइटें पैरेलल सारी इंफिनिटी से। सोचो ये लेंस ही नहीं था पहले, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर इन्हें देख रहा था, ओ भाई साहब कितनी दूर सन दिख रहा है। तो ये एंगल जो बना है इसको बोल देंगे अल्फा। ये एंगल है जो आदमी बिना टेलीस्कोप के देख रहा है ना, तब ये एंगल बना, ठीक है। अब फाइनली यहां पर इमेज बन गई अब, है ना। ये इमेज जहां बनी, जब लाइट रेज इंफिनिटी से आती है, याद रखना इमेज बनती है फोकस पर। कहां बनती है इमेज, फोकस पर। इमेज कहां बनती है भाई साहब, फोकस पर। ध्यान रखने की बात है ना, ये बहुत अच्छी इमेज नहीं बनी देखा जाए तो, ये इमेज उतनी अच्छी नहीं बनी भाई। ये इमेज थोड़ी अच्छी नहीं बनी, इतनी बड़ी इमेज बननी नहीं चाहिए, मजा नहीं आएगा। अगर इतनी इमेज बड़ी बन गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। कुछ ऐसे बनाते हैं ना, 1 2 3, क्या कहते हैं, इतना परफेक्शन के पीछे मत जाओ, हमारा हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यार भाई साहब काहे करें हम, ये करते हैं ना, ये आसान हो जाएगा। चलो भाई देखो, ठीक है, एक लाइटर को ऐसे भेज देना ना, ये हो गया भाई। ये लाइट रे जहां पहुंची फाइनली ना, जहां मिली, ये पैरेलल सारी देखो, पैरेलल आ रही तो कहां मिलती है, फोकस पर। तो ये डिस्टेंस हुआ ना, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो इमेज बनी, ये कहां बनती है, फोकस पर। यानी यहां क्या होगा, फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का। ये ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है। क्या यही इमेज डिस्टेंस भी है, ध्यान से देखो, ये इमेज डिस्टेंस भी, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें लेंस इस तरह से रखना है, ऑलरेडी पढ़ चुके तुम ये वाला कॉन्सेप्ट। लेंस इस तरह से रखना है, ये छोटा वाला लेंस रखोगे, ये इस तरह से रखना है कि ये ऑब्जेक्ट इसका फोकस यहां आ जाए, आईपीस का फोकस यहां आ जाए।
फोकस और पोल की ऑप्टिक सेंटर के बीच में आ रहा ऑब्जेक्ट, तो अब लाइट रेज कैसे जाएंगी भाई साहब, समझ में आया क्या किया मैंने? लाइट रे गई पैरेलल, कहां जाएगी? फोकस से। मान लो इसका फोकस यहाँ पे आई पीस का है ना, सेम ये यहां से गई, ये दोनों पीछे तो कभी मिलेंगे नहीं, देखो कभी नहीं मिलेंगे पीछे ना, तो पीछे बढ़ाते हैं, तो इमेज फाइनली यहां बन गई, ये बन गई बड़ी इमेज। क्या इसको बोल दूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का, ठीक है, ये बन गई इमेज डिस्टेंस आई पीस की। ये था मेन कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। ये वो एंगल जब बिना उसके देख रहा है वो, और ये वाला कौन सा एंगल जब इमेज फाइनली बन गई, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है भाई? ये वो एंगल है जब टेलीस्कोप के साथ देख रहा है, ठीक है, टेलीस्कोप के साथ देख रहा है। अल्फा कौन सा, अच्छा ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो तुम ओ, इसको मान लो पी, ठीक है, ये मान लो, देख लो भाई, मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा, अल्फा छोड़ो खाली, एंगल मेड बाय आई विदाउट टेलीस्कोप, ठीक है, विदाउट टेलीस्कोप, ये लिख देना है ना। और बीटा इज व्हाट, एंगल मेड बाय आई फॉर इमेज विद टेलीस्कोप, ठीक है, ये लिख देना है ना, ये काम की चीज है। इस चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन है, ये बच्चों को यही समझ में नहीं आती। टेलीस्कोप कितने ही बच्चे कहते हैं सर हमें कभी पल्ले ही नहीं पड़ा टेलीस्कोप, है ना। अब बेसिकली देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट बीटा अपॉन अल्फा, यही तो पढ़ रहे हैं अब तक हम। अरे एंगल बिना उसके इंस्ट्रूमेंट के एंगल विद टेलीस्कोप, यही तो होता है। क्या इसको लिख सकता हूं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, हाँ ना बोलो, क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि पैराएक्सियल रेज है, हाँ ना बोलो। 10 बीटा बताओ, 10 बीटा, अच्छा इसको नाम ये इसको नाम दे दो FOA लिख दो, है ना। क्या बोल सकता हूं ये 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AFO अपॉन बेस क्या है PFO, ठीक है, डिवाइड 10 अल्फा, 10 अल्फा परपेंडिकुलर फिर से वही AFO अपॉन बेस OFO। अब एक बात नोटिस करो, AFO से AFO कैंसिल, OFO ऊपर चला जाएगा, OFO अपॉन PFO। OFO क्या है, OFO क्या है सोचो, OFO क्या है, देख लो भाई, देख लो भाई, साइड हो जाता है, सोच लो OFO क्या है भाई साहब। OFO क्या, OFO बेसिकली फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, इमेज वगैरह चेंज हो सकती है क्या, ऑब्जेक्ट इस वाले की फोकल लेंथ है OFO, देखो ध्यान से, अरे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो क्या कहां लिखो, अगले पेज पे देखो 1 2 3, ये एक जनरल फॉर्मूला आने वाला, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन आया OFO मतलब FO, फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव की, देख लो PFO क्या, PFO UE, देख लो भाई PFO क्या, UE देख लो भाई साहब, PFO क्या भाई साहब, UE देख लो, PFO UE है ना आईपीस के लिए, UE, ये आया बेसिक फॉर्मूला। अब यहां से दो चीज आएंगी, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा फिर से, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा फिर से ना, वही कॉन्सेप्ट, और दूसरा मिनिमम मैग्निफिकेशन आएगा, यानी रिलैक्स्ड आई, सेम करना एग्जैक्टली, है ना। हार्ड वाली चीज निकल गई, अगर तुम्हें नहीं पता चला हार्ड क्या था तो बहुत बढ़िया, तुम सही जा रहे हो बेटा, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का V मतलब -d डायरेक्ट, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, है ना। V इतना, क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये होता है आईपीस से कितनी दूर रखा है, माइनस में, क्या 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी, देखो सब सेम चीजें कर रहा हूं, सब सेम चीजें, कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें लग रहा हो कि सर ये वाला पहली बार करने, बता दो, ठीक है। क्या ये माइनस माइनस प्लस, यही रहने दो, इसको पूरे को प्लस में लिया। अच्छा फोकल लेंथ किसकी, फोकल लेंथ किसकी बताओ, फाइनल इमेज किससे देख रहे हैं हम, फाइनल इमेज किससे देख रहे हैं, क्या हम उससे देख रहे हैं, क्या कहते हैं, FE लिख दूं, आईपीस से देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। ये माइनस का प्लस में आ गया 1/FE प्लस 1/D, क्या 1/UE, क्या पूरी, अच्छा फॉर्मूला क्या था FO/UE, क्या ऊपर FO आ जाए तो काम बन जाए, क्या पूरी इक्वेशन की FO से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ना बोलो, कर दूं, तो देखो उधर क्या बना, FO/FE प्लस FO/D इक्वल्स टू FO/UE, क्या यही मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया,
FO अपॉन FV प्लस FO अपॉन D। ये भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक फॉर्मूला है, वरना ज्यादातर फॉर्मूला क्या है, FO अपॉन FV कॉमन में ले लो, अगर ये करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे तो ये भी ठीक है। FO अपॉन FV ले लेना कॉमन, यहां था तो यहां बचा 1, यहां FO था, FV था ही नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई में FV आ जाएगा, नीचे D आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला ठीक है और ये भी, दोनों फॉर्मूले ठीक है, नोट कर लो भाई जल्दी से। मजा आ गया भाई साहब। अब इन्फिनिटी वाला केस कर दो, इन्फिनिटी का तो तुम्हें बताइए, डायरेक्ट उसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, चलो कर दो, कर दे इन्फिनिटी। बड़ी दीवार खींच देते हैं इनके बीच, ये रही बड़ी दीवार, ठीक है, ये बड़ी दीवार, ठीक है। मिनिमम मैग्निफिकेशन तो पता ही क्या करना है भाई। सबसे पहले इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट माइनस यूई, फोकल लेंथ एफ कर दो भाई। 1 अपॉन एफ वी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यूई, ये आ गया 1 अपॉन एफ वी इक्वल्स टू 1 अपॉन यूई। पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर दो, एफ ओ से, यहां भी एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी एफ ओ से कर दो, ये बन गया एफ ओ अपॉन एफ वी, इधर यही तो बन गया मैग्निफिकेशन, खत्म, छोड़ दो। कभी कभी लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ लेता है, चलो 1 2 3 एंड गो। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या पूछेगा, वीओ प्लस यूई। कभी कभी तुमसे लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ लेता है, वीओ की जगह ध्यान रखना एफओ भी है, एफओ प्लस यूई भी ठीक है और वीओ प्लस यूई भी ठीक है, ठीक है। देख लो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 एंड अगली पे चले, तो आगे करते हैं भाई। टनानन 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 टनानन। और एक और बात, 29th को झांसी मिलने आ रहा हूँ तुम लोगों से ना, स्पेस म्यूजियम है, तुम्हारे स्पेस म्यूजियम है ना, और उसमें 29th को मिलने आ रहा हूँ तुम लोगों से। बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो तुमने ज्वाइन कर ही लिया होगा ना, वहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगा, ये नोट्स भी वहीं मिलेंगे ना, बार बार बता रहा हूँ प्लीज़, है ना। चलो 29th को तुमसे मिलूंगा, ठीक, 12 बजे दोपहर को, विद्यापीठ है ना वहाँ पे, वो क्या नाम है, स्पेस म्यूजियम के पास वो है ना, कौन सा स्टेट ऑडिटोरियम है ना, कोई नाम भूल गया मैं उसका, क्या है बता दूंगा, चलो तुम्हें ना टेलीग्राम पे बता दो, चलो ठीक है। अब अगली डेरिवेशन करते हैं भाई, कौन सी, वेव थ्योरी की है ना, अगली डेरिवेशन करते हैं भाई साहब वेव थ्योरी की। वेव थ्योरी की कौन सी डेरिवेशन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी भाई, वेव थ्योरी। चलो भाई साहब देखो, सिंपल सा लॉजिक लगा दो भाई साहब। तो हुआ क्या, सबसे पहले लाइट भेजी दो, ये मान लो तुम्हारी सरफेस, ये रही तुम्हारी सरफेस, ठीक, एक लाइट ही आई, एक लाइट ही आई, ठीक है, ये लाइट दोनों आई, ठीक भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए, बाकी तो देखो होती रहती है, ठीक है, दोनों लाइट आई, ठीक, चलो सही है ना। और ये लाइट यहां चलेगी भाई, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ कर दें, सोचो यहाँ पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकता हूँ 90 डिग्री एंगल, पता है ना, और यहाँ पे भी एक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, वेव फ्रंट मानते हो ये वेव फ्रंट। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं एक्चुअल में, इस वेव फ्रंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस एंगल को आई ले सकता हूँ। क्या ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया, वेव फ्रंट समझते हो ना, लाइट, अरे ड्रॉ कर दो भाई कोई भी, हटाओ इसे, इसका कोई काम नहीं है, हाँ। ये लाइट रे आ रही है, एक इंसिडेंट 1 एक इंसिडेंट 2, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है। ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, तो क्या हर वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द वेव होता है, वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर देखो दिख रहा है, ठीक है। अब इस लाइट वेव को एक्चुअल में कुछ और कलर से बनाते हैं, सो दैट इजी हो जाए समझने में, इसको ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है, ग्रीन से, ठीक है, ये येलो से रहने दो। जितना ये एंगल है, क्या इतने एंगल से टक चक चली जाएगी वापस, हाँ ना बोलो, चली जाएगी, लाइट मान लो यहां से चली गई, कोई दिक्कत परेशानी, देख लो भाई, ये लाइट यहां से आई और यहां से चली गई, ये लाइट 1 की बात हो रही है, ठीक है, देख लो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये एंगल आई क्यों है समझ में आया, ये वेव फ्रंट का एंगल आई है, ठीक है, ये आई, ये पूरा 90, क्या ये 90 माइनस आई, सोच के बताओ, ये 90 माइनस आई, सोच के बताओ, सोच के बताओ, ठीक है, कौन सा, ये वाला 90 माइनस आई। अब सोचना, ये 90 डिग्री है ना इसके वेव फ्रंट, ये 90 माइनस आई, ये पूरा 90, तो क्या ये वापस से आई, समझे, अगर ये 90 माइनस आई तो क्या ये वापस से, समझ गए, ये भी आई कैसे हुआ, ये प्रूव करने लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइट यहां से टकराई ग्रीन वाली, इस पे बनाओ, ये भी ऐसे गई होगी, मानते हो, ये भी ऐसे गई होगी, मानते हो, ये भी ऐसे गई होगी, मानना पड़ेगा,
चली गई ऐसे, ये लाइट टू गई। जैसे तुमने इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया था वैसे ही रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट भी बनाओगे, वैसे ही तुम रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट बनाओगे। इससे बना देते हैं, ठीक है। क्या रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट ये आया कहीं? क्या ये वो वेव फ्रंट है जैसे ये आते हुए पहली बार ये लाइट यहां लास्ट टकराई है, एक वेव फ्रंट इसके बनाया जहां ये लास्ट हुई है, एक वेव फ्रंट वहां है जहां से शुरुआत हुई है, जहां से इसका लास्ट हुआ एक वेव फ्रंट यहां बना दिया, जहां से शुरुआत हुई अगला वेव फ्रंट। तो क्या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है? तो ये एंगल आर हो गया, समझ में आया? ये आर, ये 90 माइनस आर, तो फिर से ये आर। हाँ ना बोलो, ये आर कैसा आया? समझ में आया, ये आर था। अब रिफ्लेक्शन में प्रूव क्या करना होता है? अब देखो, अब यहां पे गाथा आएगी भाई, ये मेन था जो तुमने समझा। इनके नाम दे देते भाई, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी, चलो ठीक है। टू प्रूव I इक्वल्स टू आर, टू प्रूव, अब गाथा क्या लिखनी है? सबसे पहली चीज ड्रो टू इंसिडेंट रेज एंड ड्रॉ अ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ठीक है ऑन दोज रेज। ठीक भाई, बात समझ में? ऑन दोज रेज, ठीक है, ऑन दोज रेज, ठीक है। नाउ टू प्रूव I इक्वल्स टू आर, बस इसके बाद देखो, ट्राइंगल ले रहा हूं मैं दो, ए बी डी और ए सी डी, दो ट्राइंगल ले रहा हूं। बाय ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, बहुत ध्यान से देखना है ना। एडी कॉमन, ठीक है भाई, एडी कॉमन। क्या एडी हाइपोटेनस भी है? एडी इक्वल्स टू एडी कॉमन, ठीक है। अगला एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री। अब तीसरा क्या गेस करोगे तुम? चलो देखते हैं। ये आरएचएस हो रही है, ठीक है, आरएचएस एक हाइपोटेनस होगी, एक और साइड। अब ए बी इक्वल्स टू सी डी है, हाँ ना बोलो, काहे है भैया, बताओ। अरे भैया लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो जो गैप इनका इंसिडेंट वेव फ्रंट का वो तो सेम रहेगा। चलो एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरे लॉजिक से सोचते हैं। एक तो ये लॉजिक हो गया, पहले नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं भाई, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, क्लियर हो गया? चलो एक और सोचते हैं। मुझे एक बात बताओ, जितनी देर में ये वाली लाइट यहां पहुंची, सुनना ध्यान से, बहुत मस्त पॉइंट है। क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है? ये वाला वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, इसको और भी कलर से बना देते हैं भाई लोग। क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है? और ये इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना। इंसिडेंट के बाद जब अगला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है ना, ध्यान रखना। क्या मैं बोल सकता हूं बी से लेके सी तक जितने में लाइट यहां पहुंची, अगला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तब बना है ना जब जितनी देर में बी से लेके डी तक लाइट पहुंची, है ना। कहां लिख सकता हूं इसे? चलो अच्छा, एक काम कर सकते हो तुम, डिलीट करो भाई खाली पेज को। हाँ, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं? सुनना ध्यान से, साइड में कर लो चाहिए ना। बी डी इक्वल्स टू लिख सकता हूं सी इंटू टी। ये क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट। चलो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? फॉर टाइम टी बी डी टाइम टी। मैं बोल रहा हूं ये बी से लेके डी तक लाइट पहुंची टाइम टी में, है ना। तो बी डी को लिख दिया स्पीड इंटू टाइम। क्या बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। क्या बी से लेके जब लाइट डी पे पहुंची उसके बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां बना था पहली बार, क्या फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट बना तो क्या लाइट ए से लेके सी तक पहुंच जाएगी? क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ये वेव फ्रंट बना। जो वेव फ्रंट यहां इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है वो यहां पे जोड़ेगा ना, तो क्या ए सी भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए? सी टी, हाँ ना बोलो। चलो भाई, तो यहां पे लिख सकते हैं हम ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। मैंने दो तरीके बता दी क्या क्या कर सकते हैं ना, एक और तरीका भी वो था, दोनों वेव फ्रंट की दूरी जो है वो भी कर सकते हैं ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस प्रॉपर्टी से,
RHS से। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT? क्या बोल सकता हूं? ये वाला एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा बाय CPCT। खत्म बात, यही प्रूव करना था बस। हेंस प्रूव्ड। लिख लो भाई, नोट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ रिफ्रैक्शन पे। 1 2 3 एंड गो। ये लिख लिया 1 2 3 एंड गो। ये लिख लिया 1 2 3 एंड गो। रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी बेटा, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। चलो, टू लाइट रेज, सेम गाथा लिखनी है ना, टू लाइट रेज इंसिडेंट from rarer to a denser surface according to Huygens theory, light bends towards normal. To prove sin I upon sin R equals to constant, draw wave fronts, draw incident and reflected wave fronts. सही बात है, यही करेंगे। दोनों वेव फ्रंट बना दो भाई, देख लो। अब डायग्राम से शुरुआत करते हैं भाई साहब। चलो, ये आया डायग्राम। अच्छा, अगले पेज पे कर देता हूं। चलो 1 2 3 एंड गो। अरे गो हो जा। हाँ, यही एक लाइट। ठीक है, एक दूसरी लाइट भेजो। एक लाइट ये भेजी। ठीक है, चलो। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा होगा? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, देख लो भाई। इंसिडेंट वेव फ्रंट है, 90 डिग्री बनता है वेव फ्रंट, पता है ना। चलो भाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये रहा भाई साहब। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये ग्रीन वाली लाइट थोड़ी ये नॉर्मल है, चलिए एकदम। ठीक है, सेम इस पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये हो गया कुछ। देख लो, क्या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड, अगला यहां से बना सकता हूं। सही है, देख लो, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। दोनों में डिस्टेंस भी बढ़ गया। क्वेश्चन भी आया कि बताओ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का डिस्टेंस कम ज्यादा कैसे होता है, ये बाया, देख लो। ठीक है, चलो भाई साहब, इसके बाद और क्या कर सकते हैं? चलो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको आई बोल दो, ये रिफ्रैक्टेड इसको आर बोल दो। सही बात, आई आर। ये आई, ये 90 माइनस है तो ये भी आई। ठीक है, ये आर, ये 90। ठीक है, तो ये 90 माइनस आर, हाँ ना बोलो, 90 माइनस आर। ये फिर ये पूरा 90, तो क्या ये आर? हाँ ना बोलो। समझे कैसे? देखो, ये आर, ये 90, तो ये 90 माइनस आर, ये भी पूरा 90, तो ये बचा हुआ आर। अब हमें क्या प्रूव करना है? समझे ना, हमें प्रूव ये करना है। टू प्रूव क्या करना है? देख लो भाई साहब, प्रूव करना है हमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रूव करना है। नाउ अब देखो क्या करेंगे, इनको नाम दे दो ए बी सी और डी, ये नाम दे सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं लाइट फॉर टाइम टी, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो लाइट की स्पीड है उसको मान लो v1, दोनों की सेम। लाइट जब हवा में थी v1 स्पीड थी, लेकिन पानी डेंसर में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो गई, v2 स्पीड चेंज होती है ना, पता है। क्या मैं बोल सकता हूं BC डिस्टेंस v1 इंटू टी, हाँ ना बोलो। BC डिस्टेंस को वेलोसिटी इंटू टाइम बोल सकता हूं, इस वाले डिस्टेंस को v1 इंटू टी बोल सकता हूं। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी देखो। इसके बाद क्या मैं बोल सकता हूं AD डिस्टेंस ये वाला, किसको v2 इंटू टी बोल सकता हूं। मैं सेम टाइम के ले रहा हूं, यहां पे स्पीड स्लो गई, इसलिए लाइट रेस देखो थोड़ा सा ऐसे जा रही है ना, v2 इंटू टी। ठीक है, अब v1 इंटू टी हो गया, v2 इंटू टी हो गया भाई। ठीक है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ। क्या मैं निकाल सकता हूं ऐसे साइन आई की वैल्यू? साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC। ठीक है, ऐसी क्या मैं साइन आर निकाल सकता हूं? AD अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन AC। दोनों इक्वेशंस की डिवाइड कर दो भाई,
तो साइन आई अपॉन साइन आर आया, एसी से एसी कट गया, क्या आया बीसी अपॉन एडी। ठीक है भाई, बीसी क्या है V1T, एडी क्या है V2T, क्या टी से टी कट गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ गया बताओ, ये आया तुम्हारा V1 अपॉन V2। अच्छा एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना, V1 अपॉन V2 याद आया तो क्या V1 तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम है, रेयरर में तो ये हर जगह कांस्टेंट है ना, सेम V2 तुम्हारी डेंसर मीडियम में हर जगह कांस्टेंट, यहां थोड़ा ना चेंज हो रही है, क्या ये एक्चुअल में कांस्टेंट है, हेंस प्रूव्ड। मजा आगे खेले जब हम तुम बैठे, जल्दी ना कमेंट नोट करो भाई साहब, कमेंट क्या कह रहा हूं मैं, नोट करो भाई, ऐसे याद रहना, कमेंट करो। हाँ चलो भाई आगे करते हैं, 1 2 3 इनको। चलो, टू फाइंड द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, nth ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है ना। तो मान लो सेंटर पे तुम्हारा एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, कुछ भी है, और चार्ज उसका E है, और इसके यहां थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो भाग रहा है गोल। इसके लिए करते हैं डेरिवेशन, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है गोल, मानते हो, सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही है, देख लो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग इस तरह से लिखते हैं, लेट्स टेक एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज आवाज नहीं आई थी ना, सॉरी, लेट्स टेक एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज revolving around a nucleus in nth orbit, है ना। As we know, there is an electrostatic force between electron and nucleus through which it is moving on a circular path, है ना। इसमें लिख लेना, यहां पे nth ऑर्बिट के बाद लिख लेना इसकी वेलोसिटी vn, ये रेडियस rn, ठीक है, इसका मास तो तुम्हें पता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, ठीक है, मास, ठीक है, इसकी वेलोसिटी vn है, ठीक है, सर्कुलर पाथ। द इक्वेशन इज गिवन बाय व्हिच इज गिवन, द इक्वेशन इज गिवन बाय, इसके अंदर एक ही के अंदर बहुत सारी डेरिवेशन है ना, इक्वेशन इज गिवन बाय, सोचो क्या फोर्स जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है, क्या यही इक्वल होगी तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या यहां पर mv² बाय r, क्या यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसी वजह से गोल गोल घूम रहा है ना। चलो देखो यहाँ पे 1 2 3 नोट करो, 1 2 3 इनको। चलो के Q1 किसको ले लो, Ze, मास ऑफ न्यूक्लियस, ओ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा चार्ज Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r, इससे तो ये कट गया एक, ठीक है, ये वो तुम्हारा KZe स्क्वायर अपॉन Rn इक्वल्स टू MEVN का स्क्वायर। अब वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर बाबा की थ्योरी थी ना एक, क्या थी भाई, उन्होंने बोला था कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी उस ऑर्बिट का एक एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स टू NH अपॉन 2π, याद है, L क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इनटू रेडियस, mvr याद आया, NH अपॉन 2π, नोट करो पहले, NH अपॉन 2π, 2π 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 2π, जल्दी करो, NH अपॉन 2π। ना यही दुआवा में यहां से वेलोसिटी ढूंढ लो, तो वेलोसिटी यहां से क्या आई, NH अपॉन 2π, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन दिस, इसको इक्वेशन 1 मान लो, चलो इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुट कर दो भाई, इसमें यही है बस, और कुछ नहीं है ना, मेन चीज यही है ना,
तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इसको एम ई ऐसी रहने दो, वी एन का स्क्वायर हो रहा पुट कर दो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सबका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर रेडियस ऑफ इसका स्क्वायर। तो देखो मास से तो ये कट गया एक, और इससे ये कट गया एक, फिर क्या बचा, के जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ एन, रेडियस इन एन निकालनी है, आर एन इधर ले आओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई। देख लो भाई साहब, अब इतने में नहीं, इतने में होश नहीं लेगा भाई ये, ठीक है। अब तुम बताए के की जगह तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो, यहाँ पे के की जगह कर सकते हो, तो आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां 4 पाई स्क्वायर है, के की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी जेड ई स्क्वायर एम ई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई, एक पाई से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, देख लो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया भाई, ठीक है चला गया। तो आर एन क्या बचा देखें, एन स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट ले लो, ये एच क्या है यहाँ पे, यही तो गलती होती है, अच्छा एच वो हो गया तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है ना, एच भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ऐसे लिख दो, एन स्क्वायर इधर लिखो है ना, बाकी कांस्टेंट एक साथ लिखेंगे ना, जेड यहां रहने दो, जेड यहां रहने दो, और क्या बचा, और कांस्टेंट पाई कांस्टेंट है, और क्या बचा ई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो कि पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, एक एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है 8.85 into 10 की पावर माइनस, ठीक है। एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 into 10 की पावर माइनस 24, पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो इसको पूरे को बोल दिया आर नोट। तो फाइनल फॉर्मूला nth ऑर्बिट की रेडियस का ये बना भाई, थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है भाई, ठीक है, लेंदी रेडिएशन है, लेंदी डेरिवेशन है, ठीक है। आर नोट की वैल्यू हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, तुम लोग लिख लेना, आर नोट की वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख देना, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो आर एन रेडियस का फॉर्मूला यहां कर दूं, चलो अगले पेज पे, अच्छा देख लिया ना तुमने, 1 2 3 एंड गो, देख लो, फिर 1 2 3 एंड गो करेंगे, 1 2 3 एंड गो। तो आर का फॉर्मूला nth ऑर्बिट का आया आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड, यह है तुम्हारा फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर nth ऑर्बिट। अब जब तुमने nth ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल दी, क्या तुम वेलोसिटी भी ढूंढ सकते हो, बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, सेम करना सब कुछ, एक बार वापस से रिवाइज करो, देखो जो तुमने अभी भी लिखा, एक बार वापस से रिवाइज करो जो तुमने भी लिखा, क्योंकि सेम करने वाला हूं मैं अगली डेरिवेशन में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी फॉर nth ऑर्बिट, इक्वेशन देखो जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू रखी थी तुम लोगों ने, ठीक है, करें भाई, करें भाई साहब, चलो करते हैं, ठीक है। याद करो वेलोसिटी के लिए तुमने एक फॉर्मूला लिखा था वी एन इक्वल्स टू, याद हो यहां पे कहा गया, NH अपॉन 2 पाई m, NH अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था और ये था, देख लो यही था, ठीक है। अब इस बार आर एन की वैल्यू यहां से उठाओ, ये वाली पुट कर दो पूरी की पूरी, कुछ मत करो, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है, आर एन की जगह। तो वेलोसिटी ऑफ एनएच क्या हुआ, NH अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर एन की वैल्यू चलो पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, देख लो यही है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर पाई ई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जेड, देख लो पाई स्क्वायर एम ई जेड, देख लो भाई यही है, पाई से पाई काट दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काट दूं, ठीक है। बाकी देखो ऊपर चला गया, वेलोसिटी ऑफ एन क्या है, एन यही रहने दो, एच कांस्टेंट है, ऊपर क्या क्या है देखते हैं, चलो ऊपर आया तुम्हारा ई स्क्वायर आया ऊपर, जेड आया ऊपर, ठीक है, ई स्क्वायर और जेड ऊपर आया, नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो एन से एन कटा, एच स्क्वायर से एच कट गया, देखो क्या बचा, यहां बचा वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, कितना बचा ई स्क्वायर बचा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एच बचा, दो चीज अलग लिखो, जेड लिख रहा हूं अलग, और नीचे एन बचा, देख लो जरा ये बचा जेड अपॉन एन, देख लो
ठीक है, इस बार इसको कांस्टेंट मान लो, तो देखो क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का है तुम्हारा v नॉट z अपॉन n। ठीक है, v नॉट की वैल्यू लिखना चाहते हो तो होती है एक्चुअल में c अपॉन 137, लिख लेना, c v नॉट की वैल्यू है c यानी स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इसकी एक और वैल्यू है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, या फिर ये लिख लेना, तुम्हारी श्रद्धा, मैंने दोनों लिख दी, तुम्हें जो लिखनी है वो लिख लो। ठीक है, देख लो भाई, तुम ऐसे ही तुम टाइम पीरियड भी निकाल, अब तो सब चीजें, अब ऐसे तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ऐसे तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एनर्जी इन ऑर्बिट करा देता हूं, बस बाकी और कुछ नहीं है ना, और बाकी सब सेम ही है ना। 1 2 3 एंड गो, चलो, एनर्जी इन एन ऑर्बिट, एनर्जी इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होती है, तभी तो वो गोल गोल घूम पा रहा है। ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, क्या मैं बोल सकता हूं, अभी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सारी चीजें, ये जेड ई, ये इलेक्ट्रॉन, ये गोल घूम रहा है, सारी चीजें वही है ना, ये वी एन, ये आर एन। ठीक है, क्या मैं बोल, सारी गाथा वही लिखनी है, मैं गाथा वापस नहीं लिख रहा, क्या गाथा लिखनी है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, है ना, देयर इज अ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू व्हिच इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, है ना, हेंस देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज एफ सी इक्वल्स टू एफ ई। यहां से स्टार्ट करो, ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस एन, एफ ई के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है, देख लो, यही है, नहीं है बताओ। ठीक भाई, देख लो देख लो देख लो, ठीक है, अब यहां क्या क्या काट सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम बता तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता है, ये होता है, यहां बनाओ किसी तरह, हाफ बना सकते हो क्या, बनाते, ट्राई करते हैं, क्या मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है, अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर है, इससे काट दूं, क्या ये काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की है, इक्वल्स टू, देखो देखो जल्दी, यानी यह है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN। क्या तुमने काइनेटिक एनर्जी ढूंढ दी किसी एक इलेक्ट्रॉन की किसी एक ऑर्बिट में बैठे हुए, देख लो भाई। अब तुम एक बात बताओगे, काइनेटिक एनर्जी ढूंढ दी, अब तुम्हें पता है वर्क जो होता है इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है वर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्योंकि यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो माइनस यू होता है, देख लो भाई वर्क, और वर्क क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, याद करो के Q1 Q2 अपॉन आर, माइनस में होता है, ये ध्यान रखना, ये बात है ना, तो के Q1 Q2 अपॉन जस्ट आर आएगा, और कुछ नहीं, जस्ट अपॉन आर आएगा, और कुछ नहीं आएगा, देख लो भाई। हो ये रही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, क्या तुम टोटल एनर्जी लिख सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, ये कॉन्सेप्ट कहां, ओ तुम लोगों ने 11th में पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट 11th में भी था, पता है, बताओ कहां था, तुम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में था, जब कोई सैटेलाइट, जब कोई पार्टिकल हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलना चाहता है, या कोई ग्रेविटेशन फील्ड में होता है, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में। तो टोटल एनर्जी तुम निकाल सकते हो यहाँ से ना, टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी बताऊं, तुम इसे जोड़ो इसे जोड़ो, तुम ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली हाफ है हाफ, ये 1 है लेकिन माइनस की, तो माइनस का हाफ बचेगा ना, यानी बचेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2R पर माइनस का, यहाँ n क्यों नहीं लिखा मैंने, n की वैल्यू 1 ले लो, किसी एक ऑर्बिट की बात हो रही है ऐसा मान लो, ठीक है, देख लो भाई। तो बस इतना ही काफी है भाई, तुम लोगों को मैंने लगभग सारी डेरिवेशन करा दी है भाई, जितनी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट क्या मैंने सारी करा दी इसकी, तो सारी करा दी है, एक आधी थी जो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वही छोड़िए। अब तुम लोगों को भाई तुम्हारा काम बाकी बचता है, और हमारा काम खत्म होता है यहाँ पर, डेरिवेशन सारी अच्छे से कर लेना भाई, डेरिवेशन मत छोड़ना। तुम्हें लगता होगा सर डेरिवेशन तो ज्यादा आती नहीं, क्यों करा रहे ज्यादा, डेरिवेशन सिर्फ इसलिए नहीं कराई जाती कि तुम लोग डेरिवेशन ही सीखो, डेरिवेशन करने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, तुम्हें फॉर्मुलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की अप्रोच बढ़ती है, जब तुम एक डेरिवेशन करते हो ना, तुम उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। इसलिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, और तुम लोगों से मैंने तुम्हें बता ही दिया था, एक बार वापस बता, तो तुम लोगों के लिए सरप्राइज जल्दी लेके आऊंगा मैं, टेंशन मत लो, अभी बस बैठ के अपना सिलेबस खत्म करो जितना जल्दी हो सकता है, 4 5 6 जनवरी के आसपास, या थोड़ा सा हाँ इसके आसपास एक बहुत बड़ी चीज तुम्हारे लिए लेके आऊंगा मैं, ठीक है। जिन बच्चों की दिक्कत है सर न्यूमेरिकल अभी भी नहीं बन रहे, दिक्कत आ रही है सर, एक बार हमें एक छोटा सा ऐसा मिल जाए कुछ कि
जल्दी से 15-20 मिनट में हमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए कुछ ऐसा। बाय बाय टाटा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है, चलो बाय।